आखिर 3 दिन बाद कौन सी बड़ी मीटिंग में वो फैसले लिए जा सकते हैं जो आने वाले 1 साल में इस सरकार के लिए मुसीबतें खड़े करने वाली होंगी, जहां से वास्तविक तौर पर कांग्रेस पार्टी वापसी कर सकती है। जी हाँ, 27 दिसंबर का दिन तय है। 27 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस को 2 अहम मुद्दे हाथ लग गए हैं। माना जा रहा है कांग्रेस इन मुद्दों का इस्तेमाल करने का प्लान बना चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, कांग्रेस के बारे में एक बात कही जाती है, वो सरकार की दुखती रग को दबाती तो है लेकिन उससे फायदा मिलने से पहले ही छोड़ देती है। और मैं सरल भाषा में कहूं तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे को जमीन पर उतारने में कामयाब नहीं हो पाती। लेकिन अब लगता है कांग्रेस ने अपने अतीत की अपनी सबसे बड़ी गलती या कहीं कमी में सुधार करने का पक्का इरादा कर लिया है। इसकी शुरुआत राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी अभियान को मान सकते हैं, जिस पर भले ही बिहार चुनाव में वोट के लिहाज से कांग्रेस को फायदा नहीं मिला, लेकिन इतना तो तय है इसकी वजह से लोगों में जागरूकता जरूर आई। साथ ही विपक्षी पार्टियों के अंदर ये मैसेज गया कि बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए इस तरह से भी कर सकती है। यही वजह है दोस्तों, यूपी हो या पश्चिम बंगाल, केरल हो या तमिलनाडु, वहां की पार्टियां सावधान की मुद्रा में आ गई हैं। आपको क्या लगता है, अगर राहुल गांधी आक्रामकता के साथ वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठाते तो क्या विपक्षी पार्टियां एक्टिव मोड में आती? मुझे तो लगता है राहुल गांधी अगर ऐसा नहीं करते तो पूरी तरह से फोकस ईवीएम पर ही होता। खैर, 27 दिसंबर को कांग्रेस की जो मीटिंग होने वाली है उसमें 2 अहम मुद्दों पर रणनीति तय होगी। दोस्तों, ये मुद्दा ऐसा है कि बीजेपी के नाक में दम करने वाला है। पहला मुद्दा है मनरेगा। मनरेगा को संसद का इस्तेमाल करके इस सरकार ने किस तरह से खत्म किया वो सबके सामने है। करीब 20 साल से जो योजना चली आ रही थी उस पर विपक्ष को विश्वास में लिए बिना ही पूरी तरह से कैंची चला दी। मनरेगा की जो आत्मा थी उसे ही मार डाला। मनरेगा के जरिए पंचायत को ताकतवर बनाने का प्रयास हुआ था। मनरेगा संविधान के अनुच्छेद 41 से प्रेरित था, जिसमें नागरिकों को काम का अधिकार देने की बात कही गई है। मोदी सरकार ने बिना चर्चा, बिना सलाह और संसद की प्रक्रिया का सम्मान किए बिना योजना को खत्म कर दिया। जबकि महात्मा गांधी का नाम हटाना तो सिर्फ शुरुआत थी, असल में पूरी योजना को ही खत्म कर दिया गया। इस योजना का दायरा अब केंद्र सरकार की मर्जी से होगा। मनरेगा की सबसे बड़ी सफलता थी कि इससे ग्रामीण गरीबों, खासकर भूमिहीन मजदूरों की सौदेबाजी की ताकत बढ़ी और मजदूरी में सुधार हुआ। अब दोस्तों, सरकार के इस फैसले से मिडल और एलीट क्लास की जिंदगी पर भले ही कुछ असर ना हो, लेकिन गांव के लोगों की जिंदगी पर तो असर जरूर पड़ेगा। एक तरह से बीजेपी ने उनके हाथ से उनका अधिकार छीन लिया। हाथ में पहले 100 दिन का रोजगार होता था, सरकार गारंटी देती थी 100 दिन तक तो रोजगार मिलेगा ही, लेकिन अब भले इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया हो, लेकिन वो पुरानी वाली गारंटी तो सरकार नहीं दे रही है। दोस्तों, जिस तरह से मनरेगा की जगह पर जी राम जी बिल को सदन में पास किया, मुझे लगता है इससे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सोचिए, लोकसभा में प्रतियां फाड़ी जा रही थी, सरकार उसी हंगामे के बीच फौरी तौर पर विधेयक को पास कर लेती है। उसी दिन राज्यसभा में पास कर लिया जाता है। माना जा रहा है कि कांग्रेस 27 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में मनरेगा को खत्म करके बीजेपी ने गांव के लोगों के साथ क्या धोखा किया उस पर रणनीति बनाएगी और इसे गांव-गांव में जाकर लोगों तक बताएगी। दोस्तों, मनरेगा के मैटर पर कांग्रेस किसी भी तरह से ना तो मोदी, ना तो उनकी सरकार और ना ही बीजेपी को किसी तरह से वॉकओवर देने के मूड में है। ये कांग्रेस पार्टी के अभी के तेवर से समझ सकते हैं। भले ही पीएम मोदी ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस की जुबान पर मनरेगा ही आ रहा है। जब से सरकार की ओर से मनरेगा को खत्म किया गया है, तब से हर दिन इसे लेकर कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी ने मां सोनिया के कॉलम को एक्स पर शेयर करते लिखा, ना जनसंवाद, ना संसद में चर्चा, ना राज्यों की सहमति,
मोदी सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चला दिया। ये विकास नहीं, विनाश है, जिसकी कीमत करोड़ों मेहनतकश भारतीय अपनी रोजी रोटी गवा कर चुकाएंगे। इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कांग्रेस आने वाले दिनों में इसको लेकर कहां तक जाने वाली है। अभी तो शुरुआत है। एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी को घेरने से पहले कांग्रेस की ओर से रिहर्सल किया जा रहा है। असल घेराबंदी 27 दिसंबर की बैठक के बाद होगी। 27 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की मीटिंग में मनरेगा को लोगों के बीच में किस तरह से किस स्तर पर ले जाया जाएगा, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। भारतीय लोकतंत्र के अंदर एक ऐसा काला अध्याय लिखा जा रहा है जहां पर करोड़ों निर्धनों के अधिकारों के महाकाव्य मनरेगा के नाम से महात्मा गांधी का नाम विलोपित किया जा रहा है। और मुझे लगता है आजादी के बाद ये एक पहली सरकार है जो गांधी के नाम को किसी योजना से हटाने का संकल्प लेकर उसे सच्चाई में उकेर रही है। महात्मा गांधी स्वावलंबन के विचार की हत्या तो कर ही रही है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा जटिल डिजिटल हमला भी कर रही है। भाजपा की सरकार महात्मा गांधी जी से इतनी भयभीत क्यों है? उनको विलोपित कर उनकी स्मृतियों पर बुलडोजर चलाने का काम क्यों कर रही है? क्या हासिल करना चाहती है ऐसे संदेश से? ये देशवासियों की आस्था का राजनीतिकरण, गरीब की रोटियों का सांप्रदायिकरण हो रहा है। ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस नहीं कर रही है, बल्कि इस तरह की पीसी देश के अन्य हिस्सों में भी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे सीधे गांव कनेक्ट होता है, गांव के लोग कनेक्ट होते हैं, उनकी जिंदगी से इसका सीधा वास्ता है। कांग्रेस इस मुद्दे के साथ लंबे समय तक बीजेपी को सिरदर्द देने का प्लान बना रही है। दोस्तों, एक और मुद्दा है प्रदूषण, स्मॉग और अरावली पहाड़ियों का। दिल्ली एनसीआर में AQI से लोगों की जिंदगी बेहाल रही। विपक्ष कहता रहा इस मुद्दे पर एक बार बहस कर लीजिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। दिल्ली एनसीआर में अब भी स्मॉग की चादर फैली हुई है, लेकिन सरकार को इसे लेकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की हालत खराब है। कई परिवार दिल्ली एनसीआर को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। स्मोक से छुटकारा दिलाने के बारे में सरकार सोच ही नहीं रही है। उल्टा क्या कर रही है? पर्यावरण को संतुलित करने वाली अरावली की पहाड़ियों को काटने में लग गई है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी रेंज है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार ये रेंज सिर्फ उत्तर भारत को थार रेगिस्तान से बचाती नहीं, बल्कि जलवायु संतुलन, जमीन के अंदर पानी बचाने और जैव विविधता यानी जानवरों और पेड़ पौधों में संतुलन बनाने में जरूरी भूमिका निभाती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अरावली पर विवाद खड़ा कर दिया। कहा गया कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। इससे 90% से ज्यादा पहाड़ियां खतरे में पड़ गई हैं। सरकार इस बात पर स्पष्टीकरण दे रही है, यहां तक कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को भी सामने आकर सफाई देनी पड़ी। लेकिन सफाई से अरावली का सवाल खत्म नहीं हो जाता। मानसूनी हवाएं बिना रुके पूर्व की ओर चली जाती हैं, जिससे राजस्थान में बारिश कम हो जाती है। थार रेगिस्तान पूर्व की ओर फैलता है। बिना पहाड़ियों के हवाएं बिना वर्षा किए आगे निकल जाती हैं, जिससे उत्तर भारत पर सूखा पड़ जाता है। अगर अरावली पूरी तरह से नष्ट हो गई तो उत्तर भारत का मौसम बदल जाएगा। अरावली रेंज लगभग 670 किलोमीटर लंबी है। ये लगभग 250 करोड़ साल पुरानी है। ये उत्तर भारत को थार रेगिस्तान के फैलाव से बचाती है, जलवायु नियंत्रित करती है, बारिश का कारण बनती है। अरावली 4 राज्यों के 29 जिलों में फैली है। अरावली ना होती तो उत्तर भारत में सूखा और धूल भरी आंधियां ज़्यादा होती। बारिश के पानी से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, मिट्टी के कटाव को रोकती है। अरावली के जंगल कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, यानी वातावरण से कार्बन सोखते हैं। इससे क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिलती है। अरावली के आसपास करीब 5 करोड़ लोग रहते हैं। ये आबादी राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में फैली हुई है। इन इलाकों में ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी अरावली पर निर्भर है।
अरावली पहाड़ियों की रेंज में आने वाले जिलों में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसमें से 12% शहरी हैं। अरावली के कारण ये लोग स्वच्छ हवा और पानी का लाभ उठाते हैं, लेकिन अवैध खनन से स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ रही हैं। लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं जाता। अब कहा जा रहा है 27 दिसंबर को कांग्रेस की होने वाली इस बैठक में इस पर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी। माना जा रहा है इन दो मुद्दों को कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं है और यहीं बीजेपी के लिए सिरदर्द बढ़ने वाला है, क्योंकि दोनों ही मुद्दों का जुड़ाव आम लोगों से है। तो हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।